एक आदर्श। आदर्श बीबी, आदर्श भाभी और आदर्श सास, ये आदर्श सब सदा मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये खिताब मुझे यूं ही नहीं मिला गया, इसके लिए मैंने बरसों मेहनत की है। त्याग और संयम की नींव पर इसे खड़ा किया है। इस दुनिया में जहाँ सब एक दूसरे को लूटने खचोटने में, बुराई करने में ही आनंद प्राप्त करते हैं, वहाँ आदर्श का खिताब पा लेना कोई आसान बात नहीं है। मैं जब नई नई ब्याह कर आई थी, मन में एक सपना संजोया था कि मैं एक आदर्श पत्नी व बहू बनकर रहूंगी। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं कमर कसकर तैयार थी। 2 दिनों में ही घर में सबने कहना शुरू कर दिया, बहू तो बहुत अच्छी है। इन्होंने भी कहा, शुभ्रा तुम बहुत अच्छी हो। मैं इस अच्छी से भी ऊपर उठना चाहती थी। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अच्छा कहलाने के लिए ही ये सारी कोशिश करती थी। मैं अपनी आदत से भी मजबूर थी। दूसरों को खुश रखने में ही मुझे संतोष मिलता था। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी। स्नान पूजा के बाद सारे घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, पोंछा लगाना, फिर सारे बर्तन रगड़ रगड़ कर साफ करना, पानी भरना, इतना काम हो जाने तक सब उठ जाते थे। फिर मैं चाय बनाती थी। सब हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ जाते। सब इकट्ठे चाय पी रहे होते। उस वक्त मैं रसोई में नाश्ते की तैयारी में जुट जाती थी। बाबूजी को सूजी का हलवा पसंद था तो इन्हें बेसन के पकोड़े। ननद इन दोनों में से कुछ नहीं खाती थी। उसके लिए नमक का पराठा, देवर के लिए तथा इनके लिए ब्रेड आमलेट। सासू जी का मेन्यू रोज बदलता रहता था, इसलिए रोज उनसे पूछकर ही बनाती थी। नाश्ते के तुरंत बाद ही मैं खाने की तैयारी शुरू कर देती थी। इधर दाल चढ़ाकर नाश्ता टेबल पर रखती और फिर सबको बुलाती। कोई ना रहा होता तो कोई वर्जिश कर रहा होता। ननद किसी उपन्यास में डूबी होती। नज़र उठाए बिना ही जवाब देती, आती हूँ ना, हल्ला क्यों मचा रही हो भाभी। सासू जी नहा धोकर पूजा कर रही होती। मैं सबको आने के लिए कहकर रसोई में वापस आ जाती। आँच से दाल उतार कर सब्जी चढ़ाती, फिर दौड़कर अपने बेडरूम में आती। इनके ऑफिस के कपड़े निकालती, पैंट शर्ट, रुमाल, जूते मोजे, तौलिया, साबुन सब यथास्थल रखती। फिर जल्दी से इनका टिफ़िन तैयार करती। तब तक सब नाश्ते के लिए आ जाते। सब खुश होकर नाश्ता करते और मेरी तारीफ करते। ससुर जी कहते, बहू तुम बहुत लाजवाब हलवा बनाती हो। सासू जी कहती, बेचारी सुबह से ही काम में लग जाती है। ननद देवर और खुद ये भी मेरी तारीफ किए बिना नहीं रहते। धीरे धीरे मेरे नाम से अच्छी के स्थान पर आदर सब जुड़ गया। ये नाम मुझसे छीन ना लिया जाए, इसलिए मैं सबकी बहुत सेवा करती, सबको खुश रखती। मगर इस भाग दौड़ में मैं बुरी तरह से थक जाती थी। इनके ऑफिस चले जाने के बाद सासू जी सत्संग में चली जाती। ससुर जी अपने दोस्तों से मिलने और ननद तथा देवर कॉलेज में घर में अकेली रह जाती। फिर कपड़ों का घाट लगता, घर भर के कपड़े धोती। फिर दोपहर को सबको गरम गरम खाना, शाम को फिर वही चाय से लेकर रात के खाने तक का सिलसिला। रात को जब बिस्तर पर जाती तो थक कर चूर हो गई होती, पैरों के तलवे दुख रहे होते। तब ये मुझसे कहते, शुभ्रा तुम सचमुच महान हो। घर के सारे काम तुमने अपने ऊपर ले लिए हैं। माँ और पिताजी तुमसे इतने खुश हैं कि तुम्हारा गुणगान गाते नहीं थकते। सच
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिलेगी। मेरी सारी थकान दूर हो जाती, फिर मेरे पैर भारी हो गए, तो भी मैं सब कुछ करती रही। सब वैसे ही चलता रहा। फिर मेरा पहला बेटा हुआ, आशीष। प्यारा सा नन्हा सा, उसे पाकर मुझे जैसे जन्नत मिल गई। अब मेरा काम दुगना हो गया था। फिर भी मैंने कभी उफ तक नहीं की और किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बीच मेरा स्वास्थ्य गिरता चला गया। अपना ध्यान रखने का वक्त ही कहाँ था मेरे पास। फिर 1.5 साल के बाद वैभव हुआ, फिर कीर्ति और फिर अनिल। शादी के बाद कितने अरमान थे, कितने सपने देखा करती थी कि मैं इनके साथ कश्मीर घूम रही हूँ। दोनों बर्फ पर बच्चों की तरह दौड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। फिल्में, सैर सपाटा, ना कोई डर ना चिंता। पर वो सब कहाँ। सपनों का नम बिछौना यथार्थ के कठोर धरातल पर बिछा हुआ था। मैंने ना तो कभी इनसे अपने अरमानों की बात की। उनके धूल में मिलने का डर था, कहीं वो ये ना कहें कि इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। घूमने, सैर सपाटे, फिल्में देखने में खर्चे क्या कम होंगे। बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्च उठाता हूँ, और तुम हो कि मैं बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए सदा चुप रही। हम दोनों कहीं भी घूमने नहीं गए। बच्चे बड़े होने लगे। इधर सास ससुर भी वृद्ध हो चले थे और बीमार रहने लगे थे। मैंने उनकी जी जान से सेवा की, पर वे हमारा साथ कब तक देते। आखिर दोनों एक एक करके हमारा साथ छोड़ गए। फिर हमने ननद की शादी की। मैंने अपने दहेज का सारा सामान उसे दे दिया। सब नया नया वैसे का वैसा ही रखा था। ननद रो पड़ी थी। भाभी, तुम कितनी विशाल हृदय हो। देवर को पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, फिर उसकी भी शादी की। अचला आई मेरी देवरानी बनकर। मैं उम्र में उससे बहुत बड़ी थी। वो मेरी इज्जत करती थी। मैंने सोचा था शायद अब मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, पर ये क्या। उस दिन जैसे ही अचला ने रसोई में आकर सब्जी काटने के लिए चाकू उठाया, देवर जी पीछे पीछे आए और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगे और बोले, तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी के जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। मैं तो जिंदगी भर उन्हीं के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। क्यों भाभी? मैं मुस्कुराकर बात को हंसी में टाल गई थी। फिर तो अचला कभी मेरी सहायता के लिए नहीं आई थी। मैं भी तो एक इंसान हूँ। मेरी भी इच्छा होती थी कि कभी आराम करूं, पर मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा। अचला हमेशा अपनी सहेलियों से यही कहती, भाभी बहुत अच्छी हैं, मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए, सब अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। मैं सबका पूरा ध्यान रखती, कब किसे क्या ज़रूरत है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है। बच्चे हमेशा लाड करते हुए मेरे गले से लटक जाते, माँ तुम कितनी अच्छी हो, हमारा कितना ख्याल रखती हो। ऋतु ने भी कभी कोई काम सीखने में रुचि नहीं ली। बचपन से आदत जो पड़ गई थी माँ पर निर्भर रहने की। हाँ, जब कभी मैंने खास किसी काम के लिए कहा तो अवश्य ही मेरा सहायता की। बेटे तो फिर बेटे थे, वे तो राजकुमारों की तरह रहते थे और मैंने भी उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। बेटी जब 22 की हुई तो हमने उसकी शादी कर दी। वह ससुराल चली गई। बेटे नए जमाने के थे। बड़े बेटे आशीष ने अपने पसंद से अंतर्जातीय विवाह
किया। मैंने थोड़ी चैन की सांस ली कि अब तो मेरी बहू आ गई है। अब शायद बरसों से चली आ रही जिंदगी की इस आपाधापी से थोड़ी राहत मिलेगी। मगर उस वक्त मेरे दुख की सीमा नहीं रही जब देवर जी की बातों को मेरे बेटे ने भी दोहराया। शादी के कुछ दिनों के बाद एक दिन सालेहा को काम करते देख कर बोला, ये क्या सालेहा, तुम काम कर रही हो? अरे तुम आराम से बैठो, अभी तो हमारी मौज मस्ती के दिन हैं। और फिर माँ है ना, उनके होते हम किस बात की चिंता। फिर भी सालेहा ने कुछ बोलना चाहा था, मगर आशीष उसको पकड़कर बाहर ले गया। अब मेरा सास का भी एक आदर्श रूप बन गया था। हालांकि सालेहा बुरी नहीं थी, पर जब पति खुद काम करने से मना कर रहा है तो वो भी निश्चित हो गई थी। मैंने फिर भी वक्त का इंतजार किया। वैभव और अनिल की शादी एक साथ ही कर दी, पर आरती और अनुराधा भी आकर सालेहा के रूप में ही ढल गई। घर का वातावरण ही कुछ ऐसा हो गया था कि सब मुझ पर ही निर्भर थे। मैं ना देखे तो कोई काम ही नहीं होता था। मैंने भी सोचा, चलो बच्चे हैं, घूमने फिरने की उम्र है। आखिर मैंने अपने अरमान दबाए ही तो थे। जिस चीज़ से मैं वंचित रही, कम से कम बच्चों को तो उसकी कमी ना खले। मुझे तो मालूम था नई नई शादी के बाद क्या क्या अरमान होते हैं। वक्त बीतता रहा, बहुओं के बच्चे हुए, मैं दादी भी बन गई। बच्चे भी मेरे आगे पीछे ही घूमते। सच पूछो तो मैंने ही सबको पाला। बहुएं मेरा गुणगान गाते ना थकती थीं। वैभव मेरे पास आकर बोला, माँ, इन लोगों से कोई काम नहीं होगा, क्यों ना हम कोई नौकर रख लें। मेरी आंखों के कोर भीग गए थे। इतने बरसों से सब कुछ मैं कर रही थी। आज जब मेरी बीमारी की वजह से बहुओं पर 2 दिनों के लिए काम आ पड़ा तो नौकर रखने की बात कर रहे हैं। फिर ये रिटायर्ड हो गए और अपना समय दोस्तों के साथ ताश खेलने पर बिताने लगे। पर मेरी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। उस दिन की घटना मैं कभी नहीं भूल पाती। मैं बीमार पड़ गई थी, बहुत तेज बुखार था। मुझे हफ्ता भर में बिस्तर पर पड़ी रही। उस एक हफ्ते सारी जिम्मेदारी बहुओं के ऊपर आ पड़ी। 2 दिनों में ही वह वीर तरह खींच उठी। मंझली और छोटी किसी काम की बात को लेकर आपस में ही उलझ गईं। उन्हें समझाने बुझाने के विभव मेरे पास आकर बोला, माँ, इन लोगों से कोई काम नहीं हो सकेगा, क्यों ना हम कोई नौकर रख लें। मेरी आंखों के कोर भीग गए थे। इतने बरसों से सब कुछ मैं कर रही थी। आज जब 2 दिनों के लिए काम इन लोगों पर आ पड़ा तो नौकर रखने की बात कर रहे हैं। पर मैंने सिर्फ इतना कहा, रहने दो बेटा, ज़रा अच्छी हो जाऊं, 2 दिनों बाद मैं खुद ही संभाल लूँगी। और 2 दिनों के बाद फिर सब पहले जैसा ही हो गया था। अचानक एक दिन सुबह बैठे बैठे ही मेरी जीभ लड़खड़ाने लगी। बोलती कुछ थी, निकलता कुछ था। मैं खुद हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। शाम होते होते मेरा पूरा बायां हिस्सा सुन्न हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। सब जांच करने पर पता चला मुझे लकवा मार गया है। सारे घर में एक सन्नाटा सा छा गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, सबने मुंह क्यों लटका रखे हैं? भगवान ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी, पर मजबूरी बस मैंने बिस्तर पकड़ लिया। अपना काम करने लायक भी ना रही। तीनों बहुओं के मुंह उतर गए थे। कुछ दिनों तक तो सबने खूब सेवा की। फिर धीरे धीरे सब अपनी अपनी दिनचर्या पर उतर आए। मैं सुबह से 12 बजे तक
भूखी प्यासी लेटी रहती हूँ, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। घर में एक तनाव सा आ गया है। तीनों बहुओं का परस्पर प्रेम प्रदर्शन अब लड़ाई झगड़े में बदल गया है। आखिर पत्नियों की तकरार से तंग आकर तीनों बेटे अलग हो गए। मेरी हालत देखकर तीनों मेरे जीते जी संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं। सीधे मुंह कोई कह नहीं पाता, पर उनकी बातों से मुझे सब समझ में आ जाता है। बेटी भी आई मुझे देखने, पर वो तो पराए घर वाली है। कितने दिन रहती? आशीष चाहता है मैं वैभव के पास रहे और वैभव चाहता है अनिल के पास रहूं। इन्हें भी अपना वक्त बिताना अच्छी तरह आता है। हो रात को अक्सर पूछते हैं, शुभ्रा कोई तकलीफ हो तो बता देना। शारीरिक तकलीफ हो तो मैं सह सकती हूँ, पर मुझे इस रोग ने ज़िंदगी के यथार्थ से वाकिफ करा के जो मानसिक अशांति दी है वो मेरी सहन शक्ति से बाहर है। आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि इस आदर्श शब्द से मैं बरसों चली गई हूँ। मेरे अच्छे होने का फ़ायदा घर के एक एक सदस्य ने उठाया है। मैं मुग्ध मरीचिका सी आदर्श के पीछे भागती रही और सबने मेरी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया। जीवन मैंने हमेशा दूसरों के लिए जिया है और आज जब मैं जीवन के कगार पर खड़ी हूँ तो सारे चेहरे मुझे अजनबी से लग रहे हैं। क्या मेरे 3 बेटे बहुएं, पोते पोतियाँ, बेटी, देवर देवरानी ये सब मिलकर मुझे अकेले का बोझ नहीं उठा सकते। हर बेटा चाहता है कि माँ को दूसरा बेटा ले जाए। बेटी ससुराल की दुहाई देकर चली गई। ये भी मेरे पास बैठकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। कितना मतलबी है ये इंसान, सिर्फ अपने सुख देखता है। आज एक प्रश्न मुझे बार बार परेशान कर रहा है, क्या अपना जीवन दूसरों के लिए जीकर मैंने गलती की, या फिर ये सब अपना कर्तव्य भूल गए हैं।